नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, उसकी जीवनी को समझेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में आज सामान्य परिचय करते हुए क्रमशः एक एक सिद्धांत को एक एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है इस वीडियो को सुनने के बाद आप वर्तमान समय में भी प्रासंगिक मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अपना नॉलेज या अपनी समझ को विकसित करें। सन 1818 में जर्मनी के ट्रेरे प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ और जितने भी पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन विचारकों की श्रृंखला में कतिपय कार्ल मार्क्स सबसे अलग और स्पष्ट वैज्ञानिक विचार रखने वाले विचारक हैं और ऐसे ऐसे विचारक भी दुनिया में पैदा हुए हैं जिन्हें बॉर्न विथ सिल्वर स्पून का आश्रय मिला, शुरू से ही धन संपन्नता मिली, लेकिन कार्ल मार्क्स रूसों की तरह गरीब व्यक्ति रहे और गरीबी की पराकाष्ठा इस हद तक चले गई कि उनको अपने बच्चों के अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के लिए अपनी अमूल्य पुस्तकों को बेचना पड़ा और बेचकर दाह संस्कार की क्रियाविधि करवाई। सरस्वती का घर या आश्रय स्थल जिस विद्वान को प्राप्त था उसी विद्वान के पास लक्ष्मी शून्य थी। ऐसे धन से वंचित और ज्ञान से संपन्न व्यक्ति का परिचय कराते हुए मुझे गर्व महसूस होता है और आपको भी ऐसे विद्वानों को, ऐसे विचारकों को पढ़ना चाहिए। कार्ल मार्क्स अपने युग से बहुत प्रभावित थे। जिस प्रकार मैकियावेली अपने युग से प्रभावित थे और उन्होंने अपने युग के आधार पर कैसा राजा होना चाहिए इस तरह के विचार दिए, इसीलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी अपने तत्कालीन युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने विचार रखे और उन्होंने पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे पूंजीवाद की विरोधी साम्यवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उनमें पहला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, तीसरा
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और चौथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स के प्रथम सिद्धांत को आज हम समझते हैं। उसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार सृष्टि का विकास एक टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया से हुआ है और उस टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया में 3 चरण हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। वाद का जो उल्टा है, जो विपरीत है, जो इसके अगेंस्ट है, उसे प्रतिवाद कहा जाता है। और जब वाद है तो उसके खिलाफ आने वाला जो प्रत्यय है वह प्रतिवाद हुआ। और इन दोनों में भी जब टकराट हुई तो तीसरा प्रत्यय संवाद आया। यह संवाद भी एक नया वाद हो गया। इस तरीके से मार्क्स के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों क्रमशः संघर्ष में चलते रहे। वाद और प्रतिवाद ने संवाद को जन्म दिया, उस संवाद में से नया वाद निकल कर आया। तो निष्कर्ष रूप में सृष्टि या जगत का विकास संवाद के रूप में, आज के रूप में दिखाई दिया। उन्होंने उदाहरण से इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। जिस प्रकार गेहूं का बीज या दाना होता है उसे वाद माना जाए। उस दाने को धरती में बो देते हैं और उसके बाद जो पेड़ निकल कर आता है उसे प्रतिवाद कहा जाता है। गेहूं का दाना और पेड़ के बीच में जो समय लगा वो संघर्ष का समय था और इन दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होने से ही पेड़ पैदा हुआ है। इसीलिए प्रतिवाद बना है। इस प्रतिवाद में धीरे धीरे बाली आने लगी और उस बाली में से नए बीज, नए गेहूं के दाने पैदा हुए, जो पहले बीज से अर्थात वाद से, दूसरे पेड़ से अर्थात प्रतिवाद से अलग थे, संख्या में ज़्यादा थे और मात्रात्मक रूप से अभिवृद्धि को प्राप्त थे। अतः गेहूं के एक दाने से अनेक दाने पैदा करना वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया कहलाती है। एक से अनेक के बीच में मात्रात्मक रूप से विस्तार होता रहता है और गेहूं का कारोबार बढ़ता जाता है। उसी प्रकार इस सृष्टि का विकास और विस्तार भी वाद, प्रतिवाद और संवाद से होता है। यह द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की देन है। हीगल पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं जो जर्मनी के रहने वाले हैं।
उन्हीं से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया। लेकिन हीगल ने सृष्टि के विकास में द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करते हुए भौतिकता को विकास का कारक नहीं माना, चेतना को, मनुष्य की बुद्धि को विकास का कारक बताया, विकास का प्रमुख आधार बताया। और उन्होंने ईश्वर, चेतना, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, इन सबको सृष्टि का विकास का आधार बताया। तो हीगल जड़ को विकास का कारण मानते हैं, बुद्धि को विकास का कारण मानते हैं, चेतना को विकास का कारण मानते हैं। उनके द्वारा दिया गया यह द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स को पसंद आया, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसमें संशोधन किया। उन्होंने कहा कि सृष्टि का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, लेकिन इस द्वंद्वात्मक पद्धति में चेतना उतना प्रभाव नहीं डालती जितना भौतिक पदार्थ डालता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ भौतिकवाद को जोड़ा। इसीलिए उनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जिस परिस्थिति में पैदा होता है उसके विचार वैसे बन जाते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा है, मनुष्य की चेतना का निर्धारण उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से होता है। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स का यह कथन विश्व प्रसिद्ध है। मनुष्य की बुद्धि का निर्धारण उसकी परिस्थितियों से होता है, और जबकि हीगल कहता है मनुष्य की परिस्थितियों का निर्धारण उसकी बुद्धि से होता है। दोनों में विरोधाभास है, लेकिन कार्ल मार्क्स वर्तमान में प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस सिचुएशन में पैदा होता है, जिस माहौल में रहता है, उसके विचार वैसे बन जाते हैं। और धनाढ्य व्यक्तियों को गरीबी पर बोलना और समझना नहीं आता, ये उनका दोष नहीं है। क्योंकि हिंदी में भी कहा है, जाके पैर ने फटे बिराई, वो क्या जाने पीर पर आई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गरीबी को नहीं देखा, वो गरीबी का वर्णन नहीं कर सकते। अतः कार्ल मार्क्स कहते हैं, मनुष्य की गरीबी उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी बुद्धि का निर्धारण करेगी। व्यक्ति गरीबी में पैदा होगा तो निश्चित रूप से संघर्षशील होगा, अन्याय को सहन नहीं करेगा। और व्यक्ति यदि अमीरी में पैदा होगा तो संघर्ष नहीं करेगा। इसलिए यहाँ कार्ल मार्क्स ने मनुष्य की आर्थिक स्थिति को उसकी बुद्धि का निर्धारण करने वाला तत्व बताया है, और उन्होंने सुझाव दिया है, अपनी आर्थिक स्थिति को बदलो, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में बदलाव आएगा। आज के लिए हम एक ही सिद्धांत को समझ लेते हैं। आगामी वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के दूसरे सिद्धांत को समझेंगे। धन्यवाद।